अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस वीलॉग में। आज का दिन बड़ा अहम रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समात की KPK और पंजाब असम्बली में इलेक्शंस की तारीख में ताख़ीर को लेकर, और ये अज़ खुद नोटिस था जो चीफ जस्टिस साहब ने कल लिया, और उस पर आज जो इब्तदाई बहस हुई वो ज़्यादा तफसील में नहीं गई। उसकी वजह यह है कि कुछ इख्तलाफी नोट भी थे, और जैसा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की राय थी कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या आइन शिकनी नहीं की जा सकती। अतर मिनेला साहब का ये कहना था कि जी ये मामला सिर्फ इस हद तक, यानी कि जो कल के वीलॉग में मैंने क्वेश्चंस भी सामने रखे थे कि जी किसका क्या इख्तियार है और ये तारीख अगर देनी है तो किसको देनी है, क्योंकि गवर्नर पंजाब भी इंक्वायरी हैं और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी हमें तो ना फ़ंड्स मिल रहे हैं ना सिक्योरिटी मिल रही है, तो हम कैसे कोई तारीख दे सकते हैं, और ये तारीख हमने नहीं देनी है, ये गवर्नर पंजाब ने देनी है, ये गवर्नर KPK ने देनी है। तो उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इस मामले में कि जी तारीख किसने देनी है और फिर उसके बाद तारीख देने का कहा जाए या तारीख दे दी जाए कि जी, और ये तय हो जाए कि 90 रोज़ से ज़्यादा, आइन यही कहता है कि उसकी तशरीह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि आइन यही कहता है कि 90 रोज़ से ज़्यादा वक्त नहीं लिया जा सकता इलेक्शंस के लिए। मैक्सिमम 90 डेज़ तक इंतखाबात होने हैं कि जब असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो ये मामला भी तय होगा। लेकिन साथ साथ ये तय करना, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या असम्बलियों की तहलील आइनी तरीके से हुई है या नहीं हुई है। अब इस एक बात को लेकर जिस पर इतलात ये हैं कि जस्टिस अतर मिनेला साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दोनों की राय थी कि जी इस पहलू को भी देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर मामला इस तरफ चल पड़ा कि असम्बलियों को तहलील जो किया गया था वो आईनी तरीके से नहीं हुआ था और वो तहलील ठीक नहीं थी और असम्बलियों को दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बेनिफिट करेगी, और अगर इलेक्शंस की तारीख का अनाउंस कर दिया जाता है तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे भी फ़ायदा है, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही चाहती है, और ये पिछले साल 9 अप्रैल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती चली आ रही है कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, और इलेक्शंस होने पर यानी कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो PTI को दोनों सूरतों में फ़ायदा है, यानी कि इलेक्शंस हो जाएं तो भी, और अगर असम्बली दोबारा से रिस्टोर हो जाती हैं KPK और पंजाब की तब भी फ़ायदा है। उसकी वजह यह है कि ये पिछले 1-1.5 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े वाज़ेह तरीके से ये देख लिया है कि PDM का क्या तरीका वारदात है या उनकी क्या सोच है और वो किस तरीके से चल रहे हैं, और उनको नज़र आ गया है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। क्योंकि मज़ीद कुछ लोग एक्सपोज हुए हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर। पहले भी PTI की इमरान खान साहब की एक राय थी और उसके ऊपर मज़ीद वो बिल्डअप होना शुरू हो गया कि जैसा कि CM KPK की अनाउंसमेंट तो खैर इत्तफाक़ राय से हो गई थी, लेकिन जो निगरान CM पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उस पर इलेक्शन कमीशन पर बड़े वाज़ेह और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से। तो वो थोड़ा सा ज़रा मामला ठीक करने का मौका मिल जाएगा, और एक तरह से अगर वो कहें ना कि जी एक दफ़ा दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे तो जो जो कुछ किया गया है इनके ख़िलाफ़ पिछले गुज़श्ता तकरीबन 50 दिनों में, इन सब को स्कोर को वो सेटल कर लेंगे। और वो दूसरी तरह में ज़रा अगर थोड़ा सा उसको एक मतलब आम जिस तरह एक बंदा बात करता है तो वो तो यही कहेगा PTI का कि जी वापस आए हुकूमत में और आके ला चितर लवो और शुरू हो जाओ, और जिसने जो जो गलत किया है तो उसको एकदम उसकी तबीयत साफ़ कर दो, और फिर उसके बाद ये है कि गलतियों से इंसान सीखता ही है। अब ये जो जेल भरो तहरीक है उसमें कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने गिरफ्तारियाँ दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी, असद उमर ने दी, उमर चीमा साहब ने दी, आज़म स्वाति साहब ने गिरफ़्तारी दी, एक बार फिर आज़म स्वाति साहब ने गिरफ़्तारी दी। तो इन तमाम तर गिरफ़्तारियों के बाद जो अब आगे की सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि ठीक है, वो कह रहे हैं जी आपने गिरफ़्तारियाँ देनी है, आप देनी है आपने दें। मतलब PDM की सेहत पर ज़रा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 कारकुनान जिसमें रहनुमा भी शामिल हैं वो गिरफ़्तारियाँ दें, 100 दें, 200 दें या 500 दें, या जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि जी इनके तो सिर्फ 80 बंदों ने गिरफ़्तारियाँ दी, हमने 500 का इंतज़ाम किया हुआ था, तो उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बंदे पकड़ पकड़ के अंदर डालते जाएंगे। अभी तो खैर वो 144 की खिलाफ वर्जी या जी पुलिस की गाड़ी तोड़ी है तो उसके ऊपर ज़ुबैर नियाज़ी और कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। अब ये जो हमारा है ना 780A जो दहशतगर्दी के कवानीन हैं, ये भी इस्तेमाल नहीं बल्कि यूज़ नहीं बल्कि मिस यूज़ हो रहे होते हैं, और उन तमाम लोगों पे ये लगा दिए जाते हैं कि जिन पर लगाने की बजाय जहाँ जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर लगाया जाए तो वो अपनी अहमियत नहीं खोएगा। ये तो मजाक बन गया है कि इमरान खान साहब कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर लग जाता है,
ज़ुबार नियाज़ी ने कोई बात कर दी, उन पे लग जाएगा। कोई और इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, कहीं पर कुछ भी इवेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर आप ये 780A लगा देते हैं। तो इसका इस्तेमाल सही से होना चाहिए ताकि इसकी जो अहमियत है वो बरकरार रहे। अब आते हैं जी दूसरी तरफ। ये मैंने तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट का सिनेरियो बता दिया। इसमें आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं ये कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला मंडे से ज़रा तफसील में डिस्कस होगा, जिसमें तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नोटिस किए जाएंगे, गवर्नर को भी नोटिस किया गया है, और ये मामला अब ज़रा थोड़ा सा डिटेल में चलेगा ताकि एक दफ़ा फाइनली तय हो जाए और ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। और जैसा कि कहा जाता है ना, वो मलिक अहमद ख़ान साहब ने PMLN की तरफ से कहा था कि जी आइन ये तो नहीं कहता कि अगर आप 90 रोज़ में नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा, आइन ये तो नहीं बताता। तो वो तमाम चीज़ें एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल ये भी इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जैसा कि जो पहले मामला पिछले साल चला था जिसमें यह कि अपनी पार्टी से इनराफ़ करके अगर आप वोट डालते हैं तो तब आप कहाँ पर खड़े होते हैं, आप क्या D सीट होते हैं या नहीं होते हैं, आप नायल होते हैं या नहीं होते हैं, ये तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर हो रही हैं कि कौन आइन कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि आइन कानून साजी काम है पार्लियामेंटेरियंस का, लेकिन जो आइन की तशरीह है वो तशरीह करनी है अदलिया ने, और यही हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है कि ये पिछले 10 माह में, 11 माह में बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी आई है, और इसमें भी ये आखिरी मामला है, बज़ाहिर ये आखिरी मामला है, इसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी और मंडे से ज़रा और मज़ीद डिटेल में बात होगी। दूसरी तरफ PDM ने अब एक नई लाइन पकड़ ली है। उन्होंने पहले इमरान खान साहब को लेकर जो कहा जी फितना है, ये चोर है, वो खैर अब भी कहते हैं, फिर उसके अलावा उनकी अहलिया को लेकर उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए, फिर फरागोगी को लेकर जो कोई बातें होती रहीं, उन्होंने देखा कि जिससे कोई बात बन नहीं रही है, तो अब उन्होंने एक नया तरीक़ाकार ये पकड़ा है कि अब उन्होंने इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दी। और मैं हैरान हूँ कि आज हमारा जो कौमी चैनल है पाकिस्तान टेलीविज़न, उसके ऊपर वो तमाम तर तस्वीरें दिखाई गई हैं जिसमें जस्टिस खोसा साहब की तस्वीर थी, जस्टिस साकिब निसार रिटायर्ड की तस्वीर थी, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की तस्वीर थी, फिर उसके अलावा जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और बल्कि उनके बारे में तो कहा गया कि जी वो ख्वाब देख रहे हैं जज बनने का। तो मरीम नवाज़ साहिबा को शायद किसी ने बताया नहीं है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्मी चीफ़ की तकर्री की तरह नहीं है कि जिसमें कोई ख्वाब देखे कि जी 5 नाम होंगे, 5 में मेरा नाम भी होगा, और उन नामों में जब मेरा नाम भी होगा तो मेरा नाम हो सकता है कि मेरे नाम की फाल निकल आए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद 1 साल के लिए जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, और ये तरतीब में मरहलावार इसी तरह से होता है कि जो सीनियरिटी जिसकी जब आती है और वो फिर जो चीफ़ होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो फिर उसके बाद नंबर 2 पर जो होते हैं वो चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं। तो उनकी नवाज शरीफ साहब की साहबजादी यानी कि मरीम नवाज साहिब को शायद ये किसी ने बताया नहीं, और आज उन्होंने साथ में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया। अब देखना यह है कि क्या यहाँ पर कानून हरकत में आता है या नहीं आता, कि इमरान खान साहब बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मरीम नवाज साहिबा तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, कभी मिनिस्टर नहीं रही, कभी मेंबर कौमी असम्बली नहीं रही, कभी मेंबर प्रोविंशियल असम्बली नहीं रही, वो सिर्फ उनकी एक ही एबिलिटी और एक ही उनका क्राइटेरिया है, और वो ही सब कुछ है, और वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की चूँकि बेटी हैं तो लिहाजा वो सारे मामलात को मैनेज करती हैं, इसलिए कहती हैं कि आई वास्ट मिफ्ता टू लुक इनटू इट, आई वास्ट राना सनाउल्लाह टू डू दिस और डू दैट, और राना साहब आप गिरफ्तार क्यों नहीं होते हैं, गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं करते हैं आप PTI की और इमरान खान साहब की। तो यही सिर्फ उनकी एक उनकी पोजीशन है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, तो लिहाजा वो ये सब करती हैं, उनको सिक्योरिटी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब एक जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से एक जुमला कहा, उस जुमले के बाद उन पर तौहीन अदालत भी लगा, उन पर पर्चा भी कटा, तो देखना यह है कि क्या इस मरतबा भी ऐसा ही होगा कि जहाँ पर सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को यूँ थ्रेटन किया जा रहा है। और यही सब कुछ हुआ था जब PMLN पर बात आती है और उनको नज़र आता है कि हमारी बात नहीं बनेगी, हमारी दाल नहीं गलेगी, वो ऐन यही करते हैं कि जैसा कि मैं कई मरतबा पहले भी कई वीलॉग्स में हवाला दे चुका हूँ कि 25 जुलाई को जब कायदे ऐवान पंजाब असम्बली के मामले पर एक वो कोर्ट में पिटिशन की PTI ने, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे एक तरफ, दूसरी तरफ हमजा शहबाज थे, और फिर वो उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने वो चौधरी शुजात हुसैन का ख़त लहरा कर उनको हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, और PMLQ के 10 वोट जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो जब वो मामला चला तो तब 25 जुलाई को भी इसी तरीके से सुबह सवेरे मरीम नवाज़ साहिबा हमेशा लीड कर रही होती हैं, और आज भी जिस तरीके से वो तकरीर कर रही थी बिल्कुल ही लग रहा था कि कंट्रोल से बाहर हैं, हल्कान हुए जा रही थी, घबराहट है, परेशानी है, सहमे हुए हैं कि ये तो दोनों सूरतों में PTI को फ़ायदा होगा, हमारा क्या बनेगा, हम क्या करेंगे। हम तो यहाँ पर कुछ और सोचे बैठे थे, हम तो सोच कर बैठे थे कि जी हम तो इस मामले को लेकर चलेंगे, निगरान हुकूमत पंजाब की भी समझें अपनी है, KPK की भी अपनी है, सिंध में हमारे इत्तेहादी जरदारी साहब हैं, विफाक में हम खुद बैठे हुए, तो मामला हम 2024 तक बड़े आराम से लेकर जाएंगे और इलेक्शंस की तरफ हम लेके जाएंगे। और अगर उससे पहले हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो इसी सूरत में जाएंगे कि इमरान खान को हम नाअहल करेंगे, इमरान खान को जेल होगी,
और इमरान खान की पार्टी के और भी दीगर रहनुमाओं को जेल होगी, और इस तरह से हम आराम से इत्मीनान से फिर इलेक्शंस में जाएंगे। और ये सब करने के बाद भी हम इलेक्शंस को मैनेज कर जाएंगे, यानी कि हम इलेक्शंस के लिए रिगिंग का इंतज़ाम करके जाएंगे। ये वो सारा प्लान था, और चूंकि वो अब नज़र आ रहा है कि ये तो सारा काम ख़राब होने जा रहा है, कहानी अब दूसरी तरफ चल पड़ी है, तो मरीम नवाज़ साहिबा से आज सरगोदा के जलसे में बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया। कोई बात की ना सर था ना पैर था, कुछ किसी बात की समझ नहीं आ रही थी, जिसको जो उनके साथ उनके बहुत ही करीबी हैं ना, खुशामदी लोग जो हैं, जैसे कि हिना परवेज़ भट्ट एंड कंपनी, उनकी तरफ से तो सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स की गई कि जी देखें ये बहादरी है और डट गई हैं, मुकाबला कर रही हैं, नवाज शरीफ की बेटी है। तो ये मुकाबला नहीं है, ये तो आप इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, जो कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं। आपकी 30 साल सियासत यही है कि अगर जहाँ पर बात बनती है वहाँ पे सब ठीक है, जहाँ पे बात नहीं बनती है तो वहाँ पर आप ये काम शुरू कर देते हैं। आज की 5 तस्वीरों में आपने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का क्यों नहीं जिक्र किया, या उनकी आपने तस्वीर क्यों नहीं चलाई? इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वो तस्वीर या वो नाम आप तब तक लेते रहे कि जब तक आपकी बात नहीं बनी। जब आपकी बात बन गई और आप वफाक में हुकूमत में आ गए तो आपने उनका नाम लेना छोड़ दिया। आपको उनसे जो एतराज़ात थे वो तकरीबन 95% दूर हो गए। 5% बस वैसे कभी कभार जो है वो एक झटका आता है और आपको एकदम से अचानक से याद आ जाता है कि जी कमर जावेद बाजवा साहब ने आपके साथ क्या किया और उनका क्या, उनकी वजह से फिर आपके बकौल के उनकी वजह से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो अगर इमरान खान साहब उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बने तो आपके चचा भी प्राइम मिनिस्टर दोबारा जो बने, आपकी हुकूमत बनी है और वो पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने आपके चचा, तो वो भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मेहरबानियों का नतीजा है और उनकी मुआवनत का नतीजा है कि जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इस पर अब ये देखना है कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा के जो आज के ये तेज़ाबी जुमले थे, इन पर क्या खुद नोटिस लेते हुए या क्या इस पर तौहीन अदालत लगेगा, और दूसरा क्या इस पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा कटेगा या नहीं कटेगा। उसकी वजह यह है कि जब अगर इमरान खान साहब पर ऐसा हो सकता है तो मरीम नवाज़ साहिबा पे क्यों नहीं हो सकता। और ये PTV पे चला है, जो हमारा स्टेट रन टेलीविज़न चैनल है, उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और मरीम नवाज़ साहिबा को इतना भी नहीं पता कि आज की वो तकरीर में ये भी फरमा रही थी, बल्कि मैं आपके लिए ना वो प्ले भी करके दे देता हूँ कि जो आज मरीम नवाज़ साहिबा कह रही थी। मरीम नवाज़ साहिबा का कहना था कि जी लीडर तो वो होता है जो लीड करता है फ्रंट से। ये सुनिएगा कि लीडर होता है ना, लीडर वो सामने से लीड करता है नवाज शरीफ की तरह। लीडर वो जो होता है, जो लीडर होता है वो लीड करता है, सामने से लीड करता है नवाज शरीफ साहब की तरह। तो नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हुए हैं, वो अपने प्लेटलिस्ट ठीक करने के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तो अगर उन्होंने लीड ही करना था तो उनको तो वापस आ जाना चाहिए था। और फिर आप ये कहती तो बात समझ में आती कि जी लीडर होता है नवाज शरीफ की तरह, आके खुद से फ्रंट से सामने से खड़े होकर लीड कर रहा होता है। तो ये सारी बातों में तजाद है, कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं, अपनी कई भी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं। अब इस मामले को देखकर देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसला होगा। और ये जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और बार काउंसिल्स में भी जो अपने टट्टू हैं उनके ज़रिए एक दरख्वास्त भी डाल दी गई कि जी ये दरख्वास्त डाल दी जाए कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए उनकी उस ऑडियो कॉल की रोशनी में। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को भी आप टारगेट करें, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग वो हैं जो आपके साथ किसी भी तरह से मेल मिलाप नहीं करेंगे। आपके जिस तरह रफ़ीक तारड़ साहब के ज़रिए ब्रीफ केस आप भिजवा कर जजेस को ख़रीदा करते थे, इस दफ़ा ये आपकी बात नहीं बनेगी, ये चाल नहीं चलेगी। और जो आपके हिमायती हैं ना, जो आपके मुआवनीन हैं, उनको भी नज़र आ रहा है और उनको भी सबसे ज़्यादा परेशानी ये, और वो बल्कि इसका बरमला इजहार भी करते हैं कि बाकी तमाम चीज़ें हमारे कंट्रोल में हम मैनेज कर रहे हैं, ये जजेस हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो इसी वजह से तो उनकी ऑडियोज़ निकाली जाती हैं, इसी वजह से तो ये सब कुछ किया जाता है कि ताकि उनको किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करके अपने मकासद अचीव किए जाएँ। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।